हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में या आर्तव चक्कर के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, हमने बात की रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है या जनन चक्कर जो है उनके बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्कर, और दूसरा होता है मध्य चक्कर या ऑयस्टर्स साइकिल। तो मध्य चक्कर के बारे में हम इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में यानी कि आर्तव चक्कर के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्कर जो है वो अपरायुक्त स्तनधारी जो मादा है, मैमल्स जो हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, और मैमल्स के अंदर भी किसमें, प्राइमेट्स जो हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि मनुष्य है, गिबॉन है, चिंपैंजी है, बंदर है, इनके अंदर। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की समयावधि जो है वो लगभग 28 दिन की होती है, जो क्या है हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस है। इसके कारण इसके अंदर हार्मोन्स के लेवल के अंदर अगर किसी प्रकार का चेंज आता है तो ये समयावधि जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जनरली इसे कितने दिन का माना गया है, 28 दिन का माना गया है। और हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये जो 28 डेज का जो टाइम पीरियड है, इस 28 डेज के टाइम पीरियड को हम 4 प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं, जिनमें से पहली प्रावस्था थी रक्त स्त्रावण प्रावस्था, जो लगभग 3 से 5 दिन की होती है, और ये फर्स्ट डे से लेकर के 5th डे तक इसको माना गया है। इसके बाद में सेकंड आती है प्रचुरोद्भव प्रावस्था या प्रोलिफरेटिव फेज, जिसे 6ठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक माना जाता है। इसके बाद में आता है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 14वें दिन संपन्न होता है, और इसके बाद की जो प्रावस्था आती है वो आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो लगभग 15 से लेकर 15वें दिन से स्टार्ट होकर के 28वें दिन तक चलती है। तो इससे पहले जो है वो हम इन चारों प्रावस्थाओं के बारे में, जिनमें रक्त स्त्रावण प्रावस्था, दूसरी प्रचुरोद्भव या प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरी ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और चौथी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या जिसे हम पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं, इन चारों प्रावस्थाओं के बारे में हम जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी कि डायग्राम के रूप में हम इनको देखेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्कर की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अपरायुक्त स्तनधारी मादा है जो प्राइमेट्स के अंदर, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके जनन प्रावस्था में प्रवेश करने के बाद, यानी कि जब वो प्यूबर्टी को हिट कर लेते हैं, उसके बाद उनके अंडाशय के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर, गर्भाशय के अंदर, और उनके अंदर पाए जाने वाले जो जनन हार्मोन्स हैं उनके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेज आते हैं, यानी कि चक्रीय परिवर्तन आते हैं। और यहाँ पर साइक्लिक चेंजेज या चक्रीय परिवर्तनों से मेरा तात्पर्य है कि ऐसे चेंज आते हैं कि जिनकी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में पुनरावृत्ति होती रहती है। यानी कि अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो इसके अंदर ठीक 28 दिनों के बाद में इन परिवर्तनों की जो है वो पुनरावृत्ति होती रहेगी, ठीक है। चलो, तो इसको शुरुआत करने से पहले हम एक बात और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यानी कि आर्तव चक्कर जो है, इसका प्रारंभ होता है मादा सदस्य के जनन प्रावस्था में प्रवेश करने के बाद, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसके अंदर जब वो मादा एंटर कर जाती है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करने का मतलब जब वो प्यूबर्टी को हिट करती है, यानी कि यौवनारंभ काल उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो लैंगिक रूप से जब परिपक्व हो जाए। तो ये माना गया है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रारंभ होता है वो मादा के अंदर जब उसकी आयु 10 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की होती है, उस दौरान ये जो है वो स्टार्ट होता है। और इसके बाद जब तक मादा सदस्य की आयु जो है वो लगभग 45 से 50 ईयर
यानी कि 45 से लेकर के 50 साल तक की उम्र होती है, तब तक जो है वो ये चलता रहता है। तो यहाँ पर दो टर्म्स दी गई हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि जब मान लो कोई मादा सदस्य है और जब उसके अंदर फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रारंभ होता है। कहने का मतलब कि जब मान लो कि एक मादा सदस्य है और जब वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है, यानी कि प्यूबर्टी आ जाती है, तो उसके बाद जब उसके अंदर फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है और उस दौरान जब ये रक्त स्त्रावण की प्रक्रिया होती है उसकी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम, तब इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रजोदर्शन, यानी कि मीनार्की। ठीक है, और ये क्रिया कब होती है? लगभग 10 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के अंदर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रजोदर्शन का मतलब है कि जब एक मादा सदस्य के अंदर फर्स्ट टाइम रक्त स्रावण की प्रक्रिया होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उसे नाम दिया जाता है रजोदर्शन या मेनार्की। इसके बाद एक बार जब रजोदर्शन की क्रिया या मेनार्की यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाता है तो ये बिना रुके हुए लगातार उसके जीवन के अंदर ये चलता रहता है और तब तक चलता रहेगा जब तक वो मादा जनन प्रावस्था में रहेगी, यानी कि जब तक उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता रहेगी, और वो आयु होती है लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अब सपोज करो कोई मादा सदस्य है और अब वो 45 से लेकर के 50 वर्ष की जो आयु है वो क्रॉस कर चुकी है, तो अब उसके जीवन काल के अंदर एक ऐसी अवस्था आएगी कि इसके बाद अब इसमें जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो आर्तव चक्र है वो स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जनन की क्षमता अब समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब जो मतलब है वो ये है, मीनो का मतलब मीन्स यानी कि रक्त स्त्रावण की जो प्रक्रिया हो रही है वो, और पॉज का मतलब होता है उसका रुक जाना। तो अब देखते हैं मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति का मतलब क्या है। कि अगर हम मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति की मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि जब एक मादा सदस्य 40 से 45 वर्ष की आयु क्रॉस करती है तो उस दौरान उसके अंदर क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हो जाता है, परमानेंटली क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। तो एक मादा सदस्य के जीवन काल के अंदर जब अंतिम बार लास्ट टाइम जब रक्त स्त्रावण की क्रिया होती है और उसके बाद उसके अंदर ये रक्त स्त्रावण की प्रक्रिया या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो परमानेंटली बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को नाम दिया जाता है रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज, और ये होता है 45 से लेकर के 50 वर्ष की आयु में। तो इस प्रकार से मैं आपको कह सकता हूं कि एक मादा सदस्य के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु के दौरान तो स्टार्ट होता है और वो बिना रुके हुए लगातार 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रजोदर्शन या मीनार्की के रूप में स्टार्ट होता है और रजोनिवृत्ति और मीनोपॉज के रूप में ये परमानेंटली क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। इन बिटवीन यानी कि इस दौरान का मतलब 10 से लेकर के 14 वर्ष की आयु से लेकर 45 से जो 50 वर्ष की आयु है, इस आयु अवधि जो है इसे अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज या जनन प्रावस्था कहते हैं। और इस दौरान जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ठीक 28 दिन की पुनरावृत्ति के बाद बिना रुके हुए लगातार चलता रहता है। और इस दौरान जो है वो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल एक ही कंडीशन के अंदर अस्थायी रूप से रुकता है और वो कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की, यानी कि गर्भाधारण की। तो हम कहते हैं कि अगर मादा सदस्य के अंदर इस दौरान गर्भाधारण की क्रिया हो जाए तो उस समय जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अस्थायी रूप से कुछ टाइम पीरियड के लिए रुक जाएगा। और वो टाइम पीरियड क्या होगा कि जब तक उस गर्भस्थ शिशु का जन्म नहीं हो जाए और जन्म होने के भी कुछ समय पश्चात तक, जब तक कि उस मादा सदस्य के द्वारा अपने नवजात शिशु को लगातार स्तनपान करवाया जाता है, तब तक कुछ समय तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो निलंबित रहता है, सस्पेंडेड रहता है। इसके अलावा जो है वो ये
कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो देखो हमने बात की है अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रजोदर्शन यानी कि मीनार्के और रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज के बारे में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इस एक साइकिल की समयावधि जो है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। और इस 28 दिन की समयावधि को हम क्या बांटते हैं, 4 प्रावस्थाओं के अंदर बांटते हैं। रक्तस्रावण प्रावस्था, प्रचुरोद्भव प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था और पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अब इन सभी प्रावस्थाओं के दौरान गर्भाशय के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, अंडाशयों के द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और अंडाशयों के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस हो रही है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, और साथ में गोनेडोट्रोपिन्स जो हार्मोन हैं FSH और LH जिनका स्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, उनके लेवल के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इन सब को जो है वो हमने यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में शो किया है। ठीक है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ पर आप जो है वो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि उसको देख करके आप जो है वो इसको कंप्लीटली नोट डाउन कर सको। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब अपने क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां पर जो है वो मैंने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की टोटल जो 28 डेज का जो टाइम पीरियड है उसको शो किया है, फर्स्ट डे से लेकर के 28th डे तक। और साथ में हमने जो है वो इस दौरान आने वाली जो चारों प्रावस्थाएं हैं उनको शो कर दिया। फर्स्ट डे से लेकर के 5th डे तक रक्तस्रावण प्रावस्था, इसके बाद 5th के बाद नेक्स्ट जो 6th डे है उससे लेकर के 13th डे यानी कि 13वें दिन तक का जो समयावधि है उसे नाम दिया जाएगा प्रचुरोद्भव प्रावस्था या प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद में 14वें दिन जो है वो अंडे का उत्सर्जन होगा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया अंडोत्सर्ग। और इसके बाद 15वें दिन से लेकर के 28 दिन तक का जो समय है वो है अंडोत्सर्ग के बाद का टाइम पीरियड है, इसलिए इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को कि इसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके बाद यहाँ पर हमने दिखाए हैं कि जो ओवरी है, अंडाशय जो है, उसके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, जहां पर मैंने ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया है वो किया है एस्ट्रोजन का, और नीचे वाला ब्लैक लाइन के द्वारा जो मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन को, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हमने शो किया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो हमने रिप्रेजेंट किया है कि ओवरी के अंदर किस प्रकार की घटनाएं संपन्न होती है, यानी कि किस प्रकार से जो है वो इसके अंदर फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है, फिर ओव्यूलेशन होता है, फिर आगे चल करके कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस वगैरह का निर्माण होता है इसके बारे में। और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होने वाले FSH और LH को। चलो तो देखते हैं, अब हम इसकी करते हैं शुरुआत। तो देखो, अगर हम बात करें गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की, तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि जो ये 5th डे होता है, ठीक है, इस दौरान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है वो सबसे कम होती है। इसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोन्स हैं उनके कारण इसकी मोटाई के अंदर धीरे धीरे जो है वो बढ़ोतरी होने लग जाती है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आदि के कारण एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, इसके कारण जो है वो इसकी मोटाई के अंदर धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है। और इसके बाद इस यहाँ तक आते आते ये अपनी अधिकतम मोटाई को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अब अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो ये इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर है। और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि निषेचन नहीं होता, तो इसके बाद 28वें दिन के बाद ये फर्स्ट डे प्रारंभ हो जाता है और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो है वो टूटने लगती है और ये रुधिर आदि के साथ योनि मार्ग के द्वारा जो है वो इसे बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलेशन के दौरान कि जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो प्यूटिटरी ग्लैंड्स को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन जो है इनके स्रावण के लिए प्रेरित करते हैं।
तो यहाँ पर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है ये क्या करेगा, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स यानी कि पुट्टिकाओं के निर्माण को स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, जिसके कारण ये फॉलिकल सेल्स जो हैं वो oogonia की फॉर्मेशन करेगी और ये oogonia बाद में प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल से फिर बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर बाद में एंट्रम यानी कि गुहा वगैरह का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जिसे अपने अब ट्रसरी फॉलिकल कह देंगे। ट्रसरी फॉलिकल से फिर बाद में क्या बन जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यहाँ पर मौजूद है oocyte, इसके चारों ओर जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, ये यहाँ पर एंट्रम है। तो ये एक मैच्योर फॉलिकल है जिसे अपने कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसका स्रावण किया जाता है। इसलिए जब यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बनी है तो इसी दौरान एस्ट्रोजन जो है वो अपने हायर लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, उच्चतम स्तर को इसने प्राप्त कर लिया है। किसने, एस्ट्रोजन ने। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का स्रावण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसी दौरान जो है वो प्यूस ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स हैं FSH और LH, तो ये ठीक 14वें दिन, इस 14वें दिन जो है वो क्या हो जाते हैं, अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। और इस दौरान जो LH हार्मोन है वो अपने पीक पॉइंट को प्राप्त करता है, जिसे अपने नाम देते हैं LH सर्ज। और जैसे ये पीक पॉइंट आता है, इस LH सर्ज के कारण जो है वो इस ग्राफियन पुट्टिका का जो है वो क्या हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, यानी कि ग्राफियन पुट्टिका टूट जाती है। और इसके टूटते ही जो इसके अंदर मौजूद ये सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और इस प्रकार से ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ करके इस सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कहलाता है। और जैसे ही ये ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ करके सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये शेष बची हुई ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रीअरेंज होगी, दोबारा से व्यवस्थित होगी और एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करेगी, यानी कि एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करेगी, जिसे अपने नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन किया जाता है, जिसमें से ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो मुख्य रूप से क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। तो इसलिए आप यहाँ पर ग्राफ के अंदर देखोगे कि जैसे यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ है तो इस दौरान ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुका है। क्यों, क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम क्या कर रही है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कर रही है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है इसको मेंटेन करने का कार्य करता है, इसको बनाए रखने का कार्य करता है और साथ में इसको इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है, तैयार करता है। अब सपोज करो यहाँ पर जो ये सेकेंडरी oocyte निकला है, अगर हो जाता है इसका फर्टिलाइजेशन, निषेचन, तब तो क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कुछ समय के लिए इसी स्टेज के अंदर सस्पेंड हो जाएगा, रुक जाएगा। कब तक के लिए, तब तक जब तक कि ये जो है वो कंप्लीट रूप से गर्भाशय के अंदर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाए, यानी कि गर्भावधि पूर्ण नहीं हो जाए और ये नवजात शिशु के रूप में जन्म नहीं ले ले, तो तब तक जो है वो यहाँ पर ये रुका हुआ रहेगा। और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, तो फिर जो है वो ये साइकिल क्या है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए कार्पस ल्यूटियम जो है वो किसके अंदर बदल जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। CA के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किया है, C का मतलब कार्पस, A का मतलब एल्बिकेंस। तो कार्पस एल्बिकेंस के अंदर बदल जाती है और जैसे ही कार्पस एल्बिकेंस के अंदर बदलती है तो अब इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं उनके अंदर क्या आने लग जाती है, कमी। और जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है तो अब गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो है वो इसके कारण टूटने लगता है, यानी कि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये था अंडाशय के अंदर होने वाली क्रिया और इस दौरान स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। वैसे जो है वो आपने ये प्रोसेस oogenesis के दौरान भी पढ़ी थी, और जब मैंने आपको ओवरी की स्ट्रक्चर यानी कि अंडाशय की संरचना करवाई थी उस दौरान भी मैंने आपको इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर बताया था। और ये थे
पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होने वाले गोनेडोट्रोपिन्स यानी कि FSH और LH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, ब्लड का सिक्रेशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, रक्त स्रावण प्रावस्था नाम दे दिया। इसे क्या नाम दिया, प्रोलिफरेटिव स्टेज। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है इसकी मोटाई के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, और साथ में यहाँ पर क्या है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनका निर्माण हो रहा है। ठीक 14वें दिन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो रही है, रैप्चर हो रही है, और इसके टूटने के कारण जो इसके अंदर मौजूद सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसलिए हमने इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। और इसके बाद की जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज या पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक है, अब ये जो 28 डेज का जो टाइम पीरियड है, हमने यहाँ पर इसको ग्राफ के अंदर आगे 2 स्टेप के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन सा, कि यहाँ पर ये 14वां दिन जो है, 14th जो डे है, इस दौरान तो क्या हो रहा है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रहा है। तो इससे ठीक पहले का जो समय है उस दौरान आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ऊगोनिया है, ऊगोनिया ने प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन की, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनी, फिर टर्सरी फॉलिकल बनी, ग्राफियन फॉलिकल बनी, यानी कि फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फॉलिक्यूलस स्टेज या पुटकीय चरण कहेंगे। 14वें दिन क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। इसके बाद का जो स्टेज है उस दौरान क्या हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम जो है ये एक्टिव हो रही है, और ये आगे चल करके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावण कर रही है। तो इसलिए अब 14वें दिन के बाद की जो स्टेज आती है, 14वें दिन यानी कि 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक का जो टाइम पीरियड है, तो इसे अपने नाम देंगे ल्यूटियमी चरण या ल्यूटियल फेज। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि आइडियली जो है वो तो माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड 28 दिन का, लेकिन इसके अंदर कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है, यानी कि ये 28 दिन से कम का भी हो सकता है, तो 28 दिन से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये बताया था उस दौरान कि अगर मान लो इस 28 दिन की समयावधि के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन जो है वो केवल फॉलिक्यूलर जो स्टेज है, पुटकीय जो चरण है, इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये ल्यूटियल फेज जो है ये फिक्स है कि 15वें दिन से प्रारंभ होकर के 28वें दिन तक चलेगी, या मैं ये कहूँ कि ये जो है वो कंप्लीट 14 दिन की होगी, इसके अंदर कोई अंतर नहीं आएगा, ये हमेशा फिक्स होता है। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग प्रावस्थाओं को आपस के अंदर कोरिलेट करते हुए उनको रिप्रेजेंट करना। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बातें और भी बता देता हूँ, वो ये कि जो यहाँ पर एग रिलीज हो रहा है ओवरी से, वो रिलीज होकर के कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। तो ये इस एग का अगर अपने लाइफ पीरियड देखें तो हम देखते हैं कि ये एग जो है वो लगभग यहाँ पर निकलने के बाद में 2 दिन तक जीवित रहता है। इस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये एग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी प्रकार से जो मैथुन के दौरान नर सदस्य के द्वारा मादा के जनन मार्ग यानी कि वेजाइना के अंदर जो वीर्य को संकलित किया जाता है, उस वीर्य के अंदर मौजूद जो शुक्राणु हैं वो मादा सदस्य के शरीर में जाने के बाद में लगभग 4 दिन तक जीवित रहते हैं। इस दौरान अगर इनका कांटेक्ट एग से हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज ये जो है वो स्पर्म जो है वो भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसी के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होता है हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि नॉन प्राइमेट्स जो हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, और वो है एस्ट्रस साइकिल या मध चक्कर। ओके, थैंक यू सो मच।